reorganizing the syllabus in the light of the previous year's paper. Predictability of question is very high. कहा जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा रात पड़ा दिन सफर. Reading one source 10 times rather than reading 10 source one time. अगर आपको ये पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना, what is garbage, तो आप you are very close to exam. Correct. और UPSC does not require any Victorian language. Correct. Flowery language. शरीफ आदमी की तरह आंसर लिखिए आप. IAS is larger than life. लाइफ इज बिगर. जिंदगी ज्यादा बड़ी है. इमोशन होना चाहिए बट प्रैग्मेटिक होना बहुत जरूरी है. 78 क्वेश्चंस बनाए थे अपने प्रीलिम्स एग्जाम में ट्रिक्स को फॉलो करके. ये PYQ रिपीट होता है. रिपीट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हु बहू क्लोनिंग हो जाएगा क्वेश्चन का. उसके आसपास से उसी से पूछे. यूपीएससी सिविल सर्विस के अलावा जितने यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है प्लस सारे PCS, ये सारा मिला के 20,000 क्वेश्चन होता है. वो हम उनको ऐसा नोट्स बनवा देते हैं कि उसमें वो शामिल हो जाए. करेगा क्या? मेंस का क्वेश्चन उठाएगा, पीटी में बना देगा. पीटी का कोई टॉपिक उठाएगा, मेंस में डाल देगा. अच्छा क्यों होता है? एनडीए का क्वेश्चन है 2024 का, वो पता चला 22 के CDS के क्वेश्चन से उठाया. 48 क्वेश्चंस वर रिपीटेड इन CSAT. कंट्रोवर्शियल चीज यूपीएससी कभी नहीं पूछता. तकिए के बगल में, पिलो के बगल में क्वेश्चन पेपर लेके. अरे NCERT के कुछ चैप्टर में बदलाव किया गया है. क्या इसका यूपीएससी के सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? पॉलिटिक्स जो है हमेशा हिस्ट्री को हमेशा यूज करता है. बदलाव होना भी चाहिए. चोला एम्पायर को इग्नोर किया गया, अहोम किंगडम को इग्नोर किया गया. दृष्टि में तो 1 लाख बच्चों को पढ़ा दिया मैंने. कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, देखिए काफी मोटी किताब है. ये IAS के लिए तो हेल्प करता ही है, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए. PCS के लिए भी करेगा ये हेल्प. मॉडर्न इंडिया का वन स्टॉप सॉल्यूशन है. शुक्रिया आपका, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया हमें. आप शुरुआती दौर में किस तरह यूपीएससी में आए, क्या आपका मोटिवेशन था, आप कहां तक पहुंचे और क्या रीजन रहा जो आप यूपीएससी के उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां पर हर एक एस्पिरेंट की ख्वाहिश होती है? आपको तो पता है बिहार यूपी से कोई भी बच्चा अगर होता है तो वो पैदा होने के बाद जो है पहले माँ नहीं बोलता है, IAS बोलता है. मेरे जो एल्डर ब्रदर है वो 94 बैच के सिविल सर्वेंट है. 94 में क्वालिफाई किया उन्होंने. प्लस मेरे फादर जो है प्रोफेसर थे ही, तो उनसे भी बहुत छोटी छोटी बातें पता थी कि ऑल इंडिया सर्विस क्या होता है, सेंट्रल सर्विस क्या होता है, वो सब चीजें समझाते. तो मेरे भाई का जब सेंट्रल सर्विस में हुआ तो लोग आके बोलते थे कि जो है आपका बेटा IAS बन गया. तो पहले समझाते थे कि देखो IAS में नहीं हुआ उसका, उसमें ऑल इंडिया सर्विस में IAS, IPS और IFS फॉरेस्ट सर्विस होता है डायरेक्ट, तो उसका सेंट्रल सर्विस में हुआ. तो छोटी छोटी चीजें शुरू से प्लस दिल्ली का जो फायदा हुआ पढ़ने का, बहुत बड़ा फायदा हुआ. हिस्ट्री में बहुत फायदा हुआ. प्लस जो हमारे सीनियर से वो काफी क्वालिफाई कर गए थे सिविल सर्विस का एग्जाम, तो उनसे इंस्पिरेशन, टीचर से इंस्पिरेशन, बहुत सारी इंस्पिरेशन. और सबसे ज्यादा जो इंस्पिरेशन था कि खुद क्वालिफाई कर, तो आखिरी दम तक लड़ते रहे. यू शुड नॉट think that IAS is larger than life. Life is bigger. जिंदगी ज्यादा बड़ी. अब इतने सारे लोग मर जाते हैं, मैं बच्चों को क्लास में बोलता रहा, इतने सारे लोग अभी प्लेन क्रैश में मर गए, कोविड में मर गए. बिल्कुल, मतलब ट्रेन में कितने कितने लोग लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. तो इमोशन होना चाहिए बट प्रैग्मेटिक होना बहुत जरूरी है. मेरा एक स्टूडेंट है और वो अभी EPFO की नौकरी कर रहा है. मैं उसका एग्जांपल हमेशा देता हूँ. और उसने 78 क्वेश्चंस बनाए थे अपने प्रीलिम्स एग्जाम में ट्रिक्स को फॉलो कर. तो ट्रिक्स पता होना चाहिए. ट्रिक्स क्या है कि प्रीवियस ईयर्स पेपर सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर 30-32 साल का. इनफैक्ट हम तो मतलब जो पढ़ाते हैं क्लास में तो 1979 से लेकर के 2025 तक का क्वेश्चन, मतलब 24 तक का क्वेश्चन हम कवर करते हैं. नॉट ओनली सिविल सर्विस बट अदर एग्जाम्स कंडक्टेड बाय यूपीएससी, चाहे वो CDS हो, NDA हो, SCRA हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, जितना एग्जाम है सारे एग्जाम का आपको क्वेश्चन पता होना, मतलब इट शुड बी असिमिलेटेड इनटू द ब्लड, मतलब वो खून में मिल जाना चाहिए. मतलब मैं तो ये कहता हूँ बच्चों से कि तकिए के नीचे जो है, तकिए के बगल में, पिलो के बगल में क्वेश्चन पेपर लेके, अरे तो ये होना चाहिए. PYQ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम रीऑर्गेनाइजिंग द सिलेबस इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पेपर. अगर आप सिलेबस को रीऑर्गेनाइज कर लेंगे, खास करके हिस्ट्री की बात बताते हैं, हिस्ट्री
में प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इज वेरी हाई, वेरी हाई। मतलब आप सिलेबस आपको इतना दिखेगा, बहुत है, एग्जॉस्टिव है। कहीं जाता है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात पड़ा दिन सफा। मतलब मेरे अब्बा कहते थे हिस्ट्री बेटा, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात पड़ा दिन सफा। तो डर लगता था, लेकिन जब डीयू में पढ़े आके, जब टीचर्स ने पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो। मतलब हम लोग तो उसका 1% भी नहीं पढ़ा पाते। मतलब मेरे जो सर थे कॉलेज में, बहुत बढ़िया पढ़ाते, तो उनसे इतना इंस्पिरेशन मिला कि हिस्ट्री में अच्छा ऐसा भी होता है। ऐसा लगता था कि सामने चीजें चल रही है, सामने चीजें हो रही है। एकदम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे हैं, मॉडर्न इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857, सिविल रिबेलियन, ये सारी चीजें जो बताते थे, ऐसा लगता था सामने चीजें चल रही है। और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना, और उसी में से क्वेश्चन आ जाता था। तो मेरा पॉइंट यही है कि PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखिए, अगर एनालाइज करेंगे, PYQ रिपीट होता है। रिपीट का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हु बहू क्लोनिंग हो जाएगा क्वेश्चन का, उसके आसपास से उसी से पूछेगा। जैसे साइमन कमीशन से उसने पूछ लिया, कोई प्रोविजन है साइमन कमीशन का, उसके प्रोविजन से 5 प्रोविजन दे दिया, ठीक है, और उसमें से कोड दे दिया कि इसमें से कौन सा सही है। तो आप साइमन कमीशन तैयार कीजिए, नेहरू रिपोर्ट तैयार कीजिए, लाहौर सेशन तैयार कीजिए, बहुत बढ़िया, है ना, CDM तैयार कीजिए, आसपास की सारी जो कैचमेंट एरिया में जितना भी टॉपिक है आपके, वो सारी चीजें आपकी प्रिपेयर हो। आपका जो मूल मंत्र है, मैं बच्चों को देखता हूँ, दे रन आफ्टर टेस्ट सीरीज, और अगर उनसे आप पूछिए जाके तो 4 साल का पेपर नहीं देखेंगे। मुझे तो सबसे बड़ी शिकायत है। तो जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू, तो मैंने रियलाइज किया कि ये तो पिछले साल का क्वेश्चन ही नहीं देखते हैं ये बच्चे। तब मैंने एक चीज जो मुझे पता चला कि अब हम ये तो करेंगे नहीं मेहनत, तो हम जो है, हम इनके पूरे क्वेश्चन को ही, जितने एग्जाम के, मतलब हम UPSC सिविल सर्विस के अलावा जितनी UPSC एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, प्लस सारे PCS, ये सारा मिला के 20,000 क्वेश्चन होता है, 20,000 के करीब क्वेश्चन, वो हम उनको ऐसा नोट्स बनवा देते हैं कि उसमें वो शामिल। तो क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी हाई है, और हर साल UPSC, सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, UPSC हर साल जो है, आप समझ लीजिए कि 32 से 35 क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्टली, और मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। फिर पता चला को बोलेंगे कि कहाँ रिपीट होता है। रिपीट ऐसे नहीं होता है, रिपीट वो आसपास के एरिया से, उसको 4 ऑप्शन होते हैं, उससे भी रिपीट होता है। करेगा क्या, मेंस का क्वेश्चन उठाएगा, PT में बना देगा, PT का कोई टॉपिक उठाएगा, मेंस में डाल देगा। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, ये फ्लिप भी करते। NDA का क्वेश्चन है 2024 का, उसको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, वो पता चला 2022 के CDS के क्वेश्चन से उठाया हुआ। कई बार क्वेश्चन अरे आप सोचिए, मैंने 2017 में CSAT का पेपर देखा। मेरा एक दोस्त है आंध्र प्रदेश का, वो CSAT पास, इज अ वेरी गुड फीचर, और वो उसने उसके साथ बैठे हुए थे, और उसके बोला कि 48 क्वेश्चंस वर रिपीटेड इन CSAT, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। तो अगर 30-32 क्वेश्चन आपको 100 में PT में रिपीट हो रहा है, और मान लिया जाए आपने उसमें से 30 क्वेश्चन बना लिया, और प्लस 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर में बना लिया, और कुछ पढ़ तो रही है, 88 कट ऑफ है, 44 आपका क्वेश्चन सही होना है, और आप आराम से, मतलब 30 क्वेश्चन इधर हो गया, 10-12 क्वेश्चन इधर हो गया आपका 42 क्वेश्चन, और उसके बाद जो है 10-12 क्वेश्चन और आपने सही कर लिया इधर उधर से। नॉलेज बेस भी तो है ना, बिल्कुल। तब जाकर के आप समझिए कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रोफेशनल, यू हैव टू बी वेरी वेरी टेक्निकल, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रैटेजिक। एग्जाम स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप सब चीज पढ़िए। अब हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो पूछेंगे नहीं एग्जाम में, तो उसको आप जनरल रीडिंग कीजिए, मतलब उसको वास्ट एक्सटेंसिव स्टडी में डालिए, रीडिंग करते रहिए। ऐसे किताब उठाया पढ़ रहे हैं बैठ के, पढ़िए उस एक टॉपिक। वो है एक टॉपिक जो आपने पूरा 45 साल के क्वेश्चन को देख के आपने एक लिस्टिंग की हुई है, अच्छी खासी एग्जॉस्टिव लिस्ट है वो, उस पे आपका कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना होना चाहिए। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जापान ने, इंग्लैंड ने 100 साल लगा दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ वहां पे सर, इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th century, Britain witnessed industrial revolution, but Japan did in a span of 30 years, because जो टेक्नोलॉजी जापान को मिली वो ब्रिटेन को तब नहीं मिल रही थी, ये अपने पास इंडिजिनस रिसोर्स तो था नहीं, उसने रिवर्स इंजीनियरिंग किया। तो रिवर्स इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के हिसाब से हमको पढ़ना है, कुछ फालतू नहीं, बिकॉज टाइम इज प्रेशियस। वक्त जो है हमारा बहुत कीमती है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है। PT में भी यही अप्लाई होता है, मेंस में भी यही अप्लाई होता है। करंट अफेयर का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी मैं, क्योंकि मैं रेगुलर रीडर हूँ, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में पढ़ता हूँ, फ्रंटलाइन, EPW सबका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हो। तो मैं देखता हूँ कि अगर आप 300 से 350 टॉपिक, मतलब 300 से 350 आर्टिकल आप तैयार कर लेंगे पूरे साल में, 12 महीने में, हर तरफ से, यहाँ से यहाँ, बहुत सारा तो रिपीट ही होता है, एडिटोरियल से 15-15 पॉइंट का आपने आंसर, उसका 15-20 पॉइंट का, 700, 800, 1000 वर्ड का अपना, आप अच्छे से, अब तो
चैट जीपीटी और बहुत सारी चीजें टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे। तो कंटेंट भरपूर पड़ा हुआ है, आपको कॉन्फाइन करना बहुत जरूरी। तो अगर आपने करंट अफेयर में ही 300 टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, 300 का मतलब 300 एग्जॉस्टिवली नहीं करना आपको, 300 के करीब आपने अगर टॉपिक पढ़ लिया पूरे साल में, तो आपका तैयारी हो गया। मतलब आप मान लीजिए 30 टॉपिक भी आप पढ़ते हैं और सारा इंपॉर्टेंट नहीं हो, जो ज्वलंत मुद्दा है जो यूपीएससी से रिलेटेड वो इंपॉर्टेंट, फालतू चीज आ रही है, पॉलिटिकल न्यूज है, इधर उधर की बातें, कंट्रोवर्शियल चीज यूपीएससी कभी कभी नहीं पूछता। बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उसको कोई गाइड करने वाला नहीं, वो पूरा मिसगाइडेड। और यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट जो है सिर्फ बेचने के लिए, कमर्शलाइज करने के लिए वो कुछ भी बताया जा रहा है। तो मैंने उसको बोला तुम आंख बंद करके कोई भी एक सोर्स उठाओ, और उसको 10 बार पढ़ो। मतलब फॉर्मूला इज व्हाट, रीडिंग 1 सोर्स 10 टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 सोर्स 1 टाइम। करेक्ट। 3 चीज है, 1 PYQ 40-45 साल का जो मैंने बताया, यूपीएससी सिविल सर्विस अलग अलग एग्जाम जो यूपीएससी कराती है, प्लस सारे पीसीएस, जितने पीसीएस इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, है ना, ये सारे सबके क्वेश्चन आपको आपके जहन से गुजरने चाहिए और सबकी तैयारी होनी चाहिए आपकी। बहुत सा तो रिपीटेशन ही होगा। दूसरा, टॉपिक को रीऑर्गेनाइज करना इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस पेपर। अगर आपको ये पता चल गया कि क्या नहीं पढ़ना, व्हाट इज गार्बेज, तो आप यू आर वेरी क्लोज टू एग्जाम। कैसे पता चलेगा सर हमें ये नहीं पढ़ना? PYQ, दैट्स इट। अब आपको बता रहा हूं मैं। अब वो फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर है, तो मुगल एम्पायर में जो टॉपिक ऑप्शन में पूछती यूपीएससी, अकबर और औरंगजेब पे ज्यादा क्वेश्चन है। अकबर का वो रिलीजियस पॉलिसी पूछेगी, राजपूत पॉलिसी पूछेगी, अकबर का थ्योरी ऑफ किंगशिप पूछेगी, ठीक है, अकबर का इंपीरियल एक्सपेंशन पूछेगी, हाउ अकबर डिड इंपीरियल एक्सपेंशन। देन सोर्सेज इन द टाइम ऑफ अकबर, अबुल फजल है, फैजी है ना, वो मुंतखब तवारीख जो लिखी है उसने, मुल्ला अब्दुल कादिर बदाऊनी, इन सब ने जो अकबर के बारे में बताया। तो अकबर के लिए वो 4-5 चीज ही पूछ रहा है। औरंगजेब पे आ जाएगा वो डेक्कन पॉलिसी पे, रिलीजियस। अच्छा, तो वो एकदम फेवरेट, औरंगजेब में रिलीजियस पॉलिसी, डेक्कन। अब जहांगीर पूछना है उसको तो वो पेंटिंग पूछेगा, मनसबदारी में क्या है वो पूछेगा, ठीक है। अब आप अगर शाहजहां पे आ जाए तो शाहजहां के टाइम में आर्किटेक्चर जो है जेनिथ पे चला, पेंटिंग जो है जहांगीर के टाइम में जेनिथ पे चला गया, तो उस एरिया को प्रिपेयर कर लेना है। प्लस संस्कृत, हिंदी लिटरेचर मुगल पीरियड में क्या डेवलप हुआ है वो पूछता है। दारा शिकोह के बारे में पूछ लेता है शॉर्ट नोट। अहोम किंगडम बहुत इग्नोर किया हुआ है लोगों ने। अच्छा, हाँ सही कह रहा हूँ। कुछ उसको पढ़ना चाहिए। कई बार अनएक्सप्लोर्ड एरिया भी उठा के पूछ लेता है, क्योंकि उसको हिस्टोरियंस ने इग्नोर किया है। और जो सही भी है, अहम किंगडम को इग्नोर किया इन्होंने राणा प्रताप को भी इग्नोर किया है, ऐसा नहीं है। उसके बारे में भी पूछना शुरू किया यूपीएससी ने। ये नहीं है कि 2014 के बाद पूछ रही है, पहले भी पूछा है, तो वो सब चीजें भी पूछती है। तो अनएक्सप्लोर्ड एरिया का भी आपको प्रिपरेशन होना चाहिए। जैसे पाला, प्रतिहारा, राजपूता, उस टाइम में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, अर्ली मिडिवल इंडिया में जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, टेम्पल आर्किटेक्चर हुआ है, तो हिस्ट्री की धारा को किसने इम्पैक्ट किया। जैसे अशोक के बारे में किसी को पढ़ना है तो अशोक पे क्वेश्चन यही बनेगा कि कलिंगा वॉर, अशोका कैसे जो है, हाउ ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ विकेड किंग टू राइचियस किंग, दैट ही गॉट इन्फ्लुएंस, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन 8-year-old monk। मतलब बुद्धिज्म से कैसे इन्फ्लुएंस हो गया अशोक का, है ना। And then he got converted to Buddhism. Policy of Dhamma, political implication of policy of Dhamma, है ना। फिर जाके मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन कि मौर्य का नेचर ऑफ स्टेट क्या है, डिक्लाइन ऑफ मौर्य क्या है। हापर ने किताबी लिखी अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य। तो आपको स्पेसिफिक टॉपिक हिस्ट्री में तो पकड़ना ही पड़ेगा। और हिस्ट्री का सिलेबस 100% से 40% श्रिंक करके 60% रह जाता है। यही मैं बच्चों को बताता हूँ कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल लीजिए, क्योंकि उससे आपको कम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा मिसफल। हाँ, ये मिथ है। मतलब बहुत बच्चे लोग बोलते हैं हिस्ट्री यार बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे खुद घबराहट होती है हिस्ट्री पे। नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई है, क्योंकि आपको सब नहीं पढ़ना है। सब एक तो आपको एक बार जनरल पढ़ना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी कभी भी आपको जो है सरप्राइज कर देगी, लेकिन बहुत कम करेगी, रेयरली। मतलब हिस्ट्री में सब नहीं पढ़ना है। प्रेडिक्टेबिलिटी जो क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ ले। पहला क्वेश्चन जब क्लास शुरू करता हूं तो मैं बच्चों से पहला क्वेश्चन करता हूं कि मान लिया जाए तुमको 2026 का पेपर बनाना है,
तुमको पेपर फ्रेम करना है 2026 का, तो तुम क्या करो? तो उसमें से कुछ बच्चे कुछ भी जवाब दे देते, कभी कभी तो कुछ बच्चे एकदम करेक्ट जवाब देते हैं कि सर प्रीवियस इस पेपर देखूं। और क्या है आपके पास सोर्स बताइए? ऐसे रेफरेंस तो है मतलब। और कुछ नहीं है आपके पास। तो कन्वेंशनल एरिया भी आपको पढ़ने के लिए उससे कॉन्फिडेंस भी रहता है। प्लस आपको मैंने बताया कि आई कैन चैलेंज 30 से 32 क्वेश्चन तो रिपीट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली होता है। एंड दिस इज फॉर द सेम ऑल सब्जेक्ट, नॉट पोस्ट जीएस की बात कर रहे हैं। इसकी में प्रेडिक्टेबिलिटी हाई है, ज्यादा है। पर वो मान लीजिए उन्होंने कोई चीज इनॉग्रेट कर दिया प्राइस ने, और तो स्टैटिक से उसको स्टैटिक से लाके पूछेगा, से नहीं पूछेगा। रिफरिंग टू वन स्टैंडर्ड सोर्स। और आप ज्यादा आंसर राइटिंग के पीछे मत भागिए। जैसे मैं देखता हूँ ना, नया बच्चा आता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 14 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, तो उससे मैं बता रहा हूँ, बच्चा आंसर राइटिंग के पीछे भागता रहे, लेकिन द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर देम इज प्रीलिम। तो पहला जो स्टेप होना चाहिए बच्चे के लिए, वो होना चाहिए कंटेंट एनहांसमेंट, कि कंटेंट तो बनाओ। अगर उनसे कह दीजिए लव लेटर लिखने के लिए, तो वो लिख नहीं पाएंगे। पर चला जिसको लिखा उसने करेक्शन करके भेज, क्योंकि एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि कंटेंट ही नहीं है। अच्छे आंसर लिखने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट है, पहला कंटेंट और दूसरा कमांड ओवर लैंग्वेज। करेक्ट। और यूपीएससी डज नॉट रिक्वायर एनी विक्टोरियन लैंग्वेज, करेक्ट, फ्लावरी लैंग्वेज। विद द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का जवाब दीजिए और एक शरीफ आदमी की तरह आंसर लिखिए। आप बहुत ज्यादा उसको फ्लावरी भी नहीं चाहिए। कंटेंट, एनालिटिकल कंटेंट, डोंट लोड योर आंसर विद लॉट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। द जो आंसर होना चाहिए बहुत एनालिटिकल होना चाहिए, मतलब ब्रॉड विजन होना चाहिए उसका। अब पीसीएस देते रहना है, पीसीएस के अलग से थोड़ी सा, जैसे यूपी दे रहे हैं तो यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़ लीजिए, लोकल हाँ फिर पढ़ लीजिए, उसका प्रीवियस ईयर तैयार कर ही रहे। अरे मैं तो क्लास में दिखाता हूँ बच्चों कि कैसे क्वेश्चन रिपीट मार रहा है, मैं प्रूफ कर देता हूँ क्लास में, पूरा दिखाता हूँ। 96 से उठाया 2003 में दे दिया, 88 से उठाया 97 में दे दिया, 92 से उठाया 92 से उठाया 94 में दे दिया, ठीक है, 97 से उठाया 2004 में दे दिया। कई मैं तो ये जो मैंने आपको फिगर बताया मुझे रैंडमली याद है, या तो मैंने पढ़ाने का नहीं सोचा था तैयारी। अच्छा, पढ़ाने के लिए तो मैं एक्सीडेंटली तो नहीं हो गया ये? हाँ, फिर पढ़ाने जब लगा और पढ़ाने में जब मुझे रिकग्निशन अल्लाह ताला ने दिया, तो आई वाज मतलब सो मच रेस्पेक्टेड बाय द स्टूडेंट, रिकॉग्नाइज्ड, एंड देन बहुत सारे बच्चों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि अच्छे से कर रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मैंने देन आई डिसाइडेड कि भाई इससे अच्छा काम ही नहीं है। मतलब नाउ आई कैन नॉट रिप्लेस माय पोजीशन विद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आल्सो। चाणक्य में पढ़ाया, मुखर्जी नगर में, जीएस मेंटोर में पढ़ाया, जो जुल्फकार सर की कोचिंग थी, मर गया हो, बहुत अच्छे आदमी थे। ध्ये आईएएस में पढ़ाया, QH खान सर के। फिर मैंने करियर लॉन्चर में पढ़ाया, वाजीराव रेड्डी में पढ़ाया, फिर कश्मीर में पढ़ाया, कश्मीर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने जा करके, जम्मू में पढ़ाया, बेंगलोर में पढ़ाया, हैदराबाद में पढ़ाया, पुणे में पढ़ाया, मल्टीपल प्लेसेस। तो घूम के काम कर रहे थे। तो मैंने अभी तक दृष्टि में तो 1 लाख बच्चों को पढ़ा दिया सर ने। 1 लाख बच्चों को 2020 से, जो मेरा कैलकुलेशन है अपना, 1 लाख बच्चे पेन ड्राइव, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे कोर्स मिला के 1 लाख बच्चे को पढ़ा में सर। हिस्ट्री में बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, मतलब री राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और तो एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर में बदलाव किया गया है। क्या इसका यूपीएससी की सिलेबस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यूपीएससी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछती नहीं है, पहली बात तो। और ये शुरू से जो है, जब ब्रिटिश रूल था, बिकॉज मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमेशा जो है अंग्रेजी सरकार जो है, दे यूज टू मिस इंटरप्रेट हिस्ट्री, ओके, हाँ, डिवाइड एंड रूल करने के लिए। तो पॉलिटिक्स जो है हमेशा हिस्ट्री को हमेशा यूज करता है। अच्छा, वो सिर्फ गिमिक के लिए। और इसकी भी हिस्ट्री रही है, ये भी हिस्ट्री रही है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भाई कर्जन नहीं किया, लॉर्ड कर्जन ने, उसने तो एकदम सोच लिया था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उसकी पूरी। अंग्रेज ने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखा उन्होंने, बहुत तगड़ा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अंग्रेजों के लिए कि दे हैव टू कर्ब हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कर्ब नेशनलिज्म ऑल्सो। एंड बंगाल जो है हब बना हुआ था हिंदू मुस्लिम यूनिटी और नेशनलिज्म। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से किया जाता है, जो मेरा अपना। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि एक बच्चों ने हमें पूछा कि सर ये सब चीजें कहीं यूपीएससी सिलेबस में कोई बदलाव तो नहीं हुआ है? ऐसा कुछ नहीं, बदलाव होना भी चाहिए। कैसे? जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटी को इन्होंने इग्नोर किया है, कुछ हिस्टोरियंस ने, पहला उनको देना चाहिए मौका देना। हाँ बिल्कुल, जगह देना चाहिए उनको, क्योंकि प्रॉपर, जैसे चोला एम्पायर को इग्नोर किया गया,
अहोम किंगडम को इग्नोर किया गया, तो वो सबको जगह मिलनी चाहिए क्योंकि उस टाइम में बहुत जबरदस्त सिग्निफिकेंट। तो हम लोग हिस्ट्री को ना लेफ्ट और राइट के चश्मे से ना देखें। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मत देखो, लेफ्ट राइट के चश्मे से मत देखो। बिल्कुल हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ो। और तुम्हें तो यार देखो अधिकारी बनना है, तुम्हें पढ़ना है और पढ़ के एग्जाम पास का, बिल्कुल तुम्हें उसके बाद क्या मतलब है, फिर तुम चैम्बर में बैठ के जो किताब पढ़ना है पढ़ते रह और कंट्रोवर्सी से बच के रहना। बिल्कुल मैं सब बच्चे को यही बोल, कोई आंसर में ऐसी बात नहीं लिखनी है। मैं पूछता हूँ क्लास में जब गांधी को पढ़ाता हूँ मैं, तो मैं पूछता हूँ कि कितने लोग गांधी को पसंद नहीं करते, बहुत सारे हाथ उठते हैं। अच्छा। और मुझे 2-3 लेक्चर के बाद गांधी के, क्योंकि उतना ही देना पड़ता है, टाइम कांस्टेंट, उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो जाता है। अरे बॉल कम हो जाते हैं, नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो उनका अपना सिग्निफिकेंस है, भगत सिंह का अपना सिग्निफिकेंस है। दोनों ने इंडिया के लिए बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत मेहनत किया है। सुभाष चंद्र बोस का अलग सिग्निफिकेंस है। तो सबको जंबल अप नहीं करना है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ना। हमें कॉलेज में यही सिखाया गया था, DU में जब मैंने पढ़ा था, प्रोफेसर बोलते थे कि बेटा देखो हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़ना है, इसको किसी भी एंगल से, कम्युनल एंगल से, हिंदू के एंगल से, मुस्लिम के एंगल से नहीं देखना है। ये सब राजा थे, औरंगजेब भी राजा था। अब अकबर ने के तौर पे जजिया लगा दिया था। और औरंगजेब जो है जब when he ascended the throne, उसके 20 साल के बाद जजिया लगाया। अच्छे जजिया लगाना या इस तरह का काम करना पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है, पॉलिटिकल क्या कहते हैं, या तो ट्रेजरी एम्प्टी हो रही है या किसी को सजा देना है। लेकिन इसके बावजूद में क्या, इरफान हबीब और अतहर अली वगैरह ने, सतीश चंद्र वगैरह ने जो ओपिनियन दिया है कि एग्रेरियन क्राइसिस बोलते हैं इरफान हबीब साहब, सतीश चंद्र साहब बोलते हैं जागीरदारी क्राइसिस, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन किया। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी कहते हैं क्योंकि मास डिस्कंटेंट बहुत ज्यादा हो। अच्छा। अब एक जो है पीजे जाट है, अब देख रहा है कि उससे कर भी वसूला जा रहा है बहुत ज्यादा और उसका मंदिर भी तोड़ा जा रहा है, तो क्या करेगा, रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्ट कर रहा है। तो वो रिवोल्ट हो रहा है, तो इसमें रिलीजन इज प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल। उन्होंने अपनी इस एक्सपीरियंस, अब तक की जो हिस्ट्री को लेकर एक्सपीरियंस रही है और जो भी इनकी अब तक की इंफॉर्मेशन है हिस्ट्री को लेके, उसको सर ने एक बुक में उन सभी चीज को निचोड़ के एक बुक बनाई। और ये बुक मैंने खुद देखी है, अभी इंटरव्यू से पहले मैंने देखा था, स्लाइटली व्यू रखी थी और मुझे लगा कि ये बुक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत से और एक डिफरेंट बुक बनाने की कोशिश की गई है जफर साहब के हाथों। कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, देखिए काफी मोटी किताब है एंड इट इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये IAS के लिए तो हेल्प करता ही है, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, PCS के लिए भी करेगा ये हेल्प। और जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएशन के एग्जाम है, उसमें मॉडर्न इंडिया का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसमें इसको जो बनाया गया है, कम से कम 20 पॉपुलर स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करके, मतलब वो चाहे कोई भी, शेखर बंटोपाध्याय की प्लेसी टू पार्टीशन, सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया, एक और इशिता बनर्जी की किताब है, फिर जाकर के इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, प्लस जो हम लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सजेस्टेड लिस्ट मिलता था पढ़ने के लिए जो ग्रेजुएशन में, उससे कंटेंट उठाया गया है, प्लस ट्यूटोरियल से, मेरे अपने नोट्स, और उसके बाद जो हैंडआउट्स दिए जाते थे हम लोग को कॉलेज में, तब के मेरे पढ़े हुए। हिस्ट्री में तो कुछ बदलता नहीं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू एडिशन दैट हैपेंस व्हेन some excavation or something, some new evidence are found। तो उसको सारी चीजों को जम्बल अप किया है, इसमें ऐड किया है। प्लस दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये टोटली एग्जाम ओरिएंटेड किताब है और स्टूडेंट फ्रेंडली, द लैंग्वेज इज वेरी यूसेड, ताकि कोई भी इसको समझ जाए। तो इस बुक के अलावा कहीं स्टूडेंट जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देखना, कुछ भी नहीं। मॉडर्न इंडिया के लिए, नेशनल के लिए भी, GS के लिए भी, ग्रेजुएशन के लिए भी, BA पास के लिए भी, BA ऑनर्स के लिए भी किताब आप पढ़े। मुझे सर PhD वगैरह कर रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी दिया है, ओपिनियन ऑफ द हिस्टोरियंस है ना, कौन कौन किस किस स्कूल ऑफ थॉट ने क्या क्या कहा है, बिकॉज हिस्ट्री में ओपिनियन ऑफ द हिस्टोरियन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक मार्केट में अवेलेबल है, जितने भी लीडिंग बुक स्टोर है वहाँ पे मिल जाएगी ना सर, और Amazon, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल, साइट पे भी है। इसकी अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको लिंक में दे दूंगा, वहां से भी परचेस कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच।